बुलेटिन में बात होगी महाराष्ट्र एनडीए में मंत्री पद को लेकर फंसे पेच की। कांग्रेस की शिकायत पर झुके चुनाव आयोग की। देखेंगे राहुल प्रियंका के वायनाड दौरे को। मणिपुर में सीएम बीरेंद्र सिंह के इस्तीफे पर गरमाई सियासत को। जानेंगे संभल हिंसा मामले में कैसे आरोपों से घिरे पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमले की कोशिश, शख्स ने फेंका पानी, सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर को किया गिरफ्तार। शिमला की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका, याचिका खारिज कर संजौली मस्जिद की 3 मंजिलें गिराने का दिया आदेश। कमेटी बोली 1 मंजिल की दीवार हटा दी। बाबा सिद्दीकी केस में मुंबई पुलिस का बड़ा एक्शन, सभी 26 आरोपियों पर लगा MCO CA। अजमेर दरगाह मामले में बड़ा विवाद, मामले में वादी विष्णु गुप्ता को आया धमकी भरा कॉल, जान से मारने की दी गई धमकी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को बहुमत हासिल हुआ है। इसके बावजूद अब तक सरकार का गठन नहीं हो पाया। एनडीए के सहयोगी दलों में सहमति ही नहीं बन पा रही। एकनाथ शिंदे खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं और मंत्री पद को लेकर अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। तो कैसे शिंदे ने बढ़ाई बीजेपी की चिंता और क्यों शरद पवार की एंट्री से बिगड़ सकता है खेल, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। क्या महाराष्ट्र में एनडीए सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगा? इस समय ये सवाल हर किसी के जहन में है। शिंदे की बढ़ती नाराजगी और बीजेपी शिंदे की बढ़ती दूरियों के बीच शरद पवार की एंट्री ने बीजेपी की नींद उड़ा रखी है। नतीजा, बीजेपी आलाकमान सीएम फाइनल नहीं कर पा रहा है और अब खबर आ रही है कि 1 दिसंबर को होने वाली बीजेपी विधायक दल की बैठक टाल दी गई है और अब ये बैठक 3 दिसंबर को होगी। कहा जा रहा है कि इस दिन सीएम फाइनल हो जाएगा, लेकिन शिंदे की नाराजगी को देखते हुए इसकी संभावना भी कम नजर आ रही है। जानकारों का मानना है कि शिंदे और बीजेपी के बीच बात फाइनल नहीं हो रही है, इसलिए बीजेपी सीएम फाइनल नहीं कर पा रही है। 29 दिसंबर को शिंदे दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद मुंबई लौटे और सभी कार्यक्रम रद्द कर अपने गांव सतारा निकल गए। गांव में उनकी तबीयत बिगड़ गई है और अब मुंबई से डॉक्टरों की टीम पहुंच गई है। लेकिन इसको लेकर जानकारों का दावा है कि कहीं न कहीं शिंदे बीजेपी आलाकमान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि शिंदे सीएम की कुर्सी से तो पीछे हट गए, लेकिन इसके साथ उन्होंने बीजेपी के आगे भारी भरकम मंत्रालयों की मांग रख दी है, जिस पर बीजेपी राजी नहीं हो रही है। दरअसल एकनाथ शिंदे ने 12 मंत्री पद मांगे हैं। बीजेपी शिंदे की इस मांग को स्वीकार करने के लिए तो तैयार है, लेकिन दूसरी डिमांड है कि केंद्र में कैबिनेट मंत्री पद दिया जाए, उसको भी बीजेपी राजी हो गई है। वहीं तीसरी डिमांड विधान परिषद में चेयरमैन पद है, जिस पर बीजेपी अभी तक तैयार नहीं हो पाई है। इसी तरह शिंदे की चौथी शर्त है गृह विभाग, वित्त विभाग और लोक निर्माण विभाग भी शिंदे अपने दल के मंत्रियों के लिए चाहते हैं। बीजेपी वित्त और गृह दोनों ही शिंदे को देने के लिए तैयार नहीं है और इसके अलावा शिंदे ने जिलों के पालक मंत्रियों में भी अपने गुट के मंत्रियों का ख्याल रखने को कहा है। इस पर भी शिंदे को बीजेपी हाईकमान ने कोई आश्वासन नहीं दिया है और इसी के चलते शिंदे ने बीजेपी से दूरी बना ली है और शरद पवार से नजदीकी बढ़ा दी है और इसी नजदीकी ने बीजेपी आलाकमान की चिंता को बढ़ा दिया है। और अब सवाल उठ रहे हैं कि कहीं 2019 की तरह एक बार फिर एनडीए सरकार बनाते बनाते तो नहीं रह जाएगी। तो अब देखना होगा कि बीजेपी शिंदे को मनाने में कामयाब होगी या नहीं। एकनाथ शिंदे ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो टेंशन चुनाव आयोग की तरफ से भी मिल रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज कराई गई है और अब आयोग ने कांग्रेस को चर्चा का न्योता दे दिया है। इसके बाद से कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग भी मान रहा है कि गड़बड़ी हुई है। तो कैसे विपक्ष के तेवर से बैकफुट पर आया चुनाव आयोग, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर कांग्रेस की शिकायत पर अब चुनाव आयोग भी सक्रिय नजर आ रहा है। आयोग ने कांग्रेस की शिकायतों को देखते हुए पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को मुलाकात के लिए बुलाया है। इस मुलाकात में मतदान के आंकड़ों और मसौदा मतदाता सूची में विसंगतियों की शिकायतों पर चर्चा होगी। दरअसल कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान डाले गए वोटों और गिने गए वोटों के बीच बहुत बड़ा अंतर होने पर सवाल उठाए थे। साथ ही सत्तारूढ़ बीजेपी पर धांधली के भी आरोप लगाए थे। पार्टी का कहना था कि उसके कई मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए थे और इस सिलसिले में पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उचित कार्रवाई की मांग की थी, जिस पर अब आयोग का जवाब सामने आया है। हालांकि चुनाव आयोग ने इन आरोपों से इनकार किया है, लेकिन मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए चर्चा के लिए 3 दिसंबर को कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को अपने कार्यालय बुलाया है।
यानी एक तरह से चुनाव आयोग ने भी गड़बड़ी की आशंका को स्वीकार किया है। वहीं इस बीच एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि ईवीएम में वोट जोड़े जाने के कुछ नेताओं के दावों में सच्चाई है। ईवीएम में वोटों में कुछ अंतर है, लेकिन अभी मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है। कुछ लोगों ने दोबारा गिनती की मांग की है। इस मामले में जो भी संभव होगा किया जाएगा। शरद पवार ने दावा किया कि पूरे चुनाव तंत्र को नियंत्रित करने के लिए सत्ता और धन का दुरुपयोग किया गया। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य के विधानसभा चुनाव में ऐसा देखने को नहीं मिला जैसा महाराष्ट्र में हुआ। उनके इस बयान से सियासी पारा गरमाया हुआ है। विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर धांधली का आरोप लगा रहा है। शरद पवार का दावा है कि ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप सच है, जिसके बाद बीजेपी घिरती दिखाई दे रही है। तो आरोप राहुल प्रियंका ने भी लगाए हैं। वायनाड लोकसभा सीट से सांसद बनने के बाद पहली बार प्रियंका गांधी केरल के वायनाड पहुंची। इस दौरान उनके साथ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहे। उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। प्रियंका और राहुल दोनों ही मोदी सरकार पर हमलावर दिखाई दिए। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाए। तो क्या कुछ कहा कांग्रेस नेताओं ने, देखिए इस रिपोर्ट में। सांसद बनने के बाद पहली बार प्रियंका गांधी केरल के वायनाड पहुंची। उनके साथ राहुल गांधी भी थे। प्रियंका ने जनसभा को संबोधित करते हुए जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मैं आपकी बात संसद तक पहुंचाऊंगी। आज से लेकर हर दिन मेरा बस यही मकसद है। मैं और राहुल वायनाड लैंडस्लाइड के पीड़ितों से मिले। इस आपदा ने दिखाया कि यहाँ के लोगों के अंदर कितना जज्बा है। इसके साथ ही प्रियंका ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि राजनीतिक लड़ाई में बीजेपी कोई नियम नहीं मानती। आज हम जिन राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं वो लैंडस्लाइड की तरह हैं। कोई नियम नहीं है। भाजपा किसी भी लोकतांत्रिक मानदंडों को नहीं जानती। यहाँ तक कि उन नियमों का भी पालन नहीं होता जिनका हम आमतौर पर राजनीतिक लड़ाई में पालन करते हैं। वहीं राहुल गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि उनके पास मीडिया है, पैसा, खुफिया एजेंसियां, सीबीआई, ईडी, आईटी है और हमारे पास बस लोगों की भावना है। मुझे पूरा भरोसा है कि हम बीजेपी की विचारधारा को हराएंगे। हम सभी उन लोगों के साथ खड़े हैं जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों, संपत्ति को खो दिया और जो पीड़ित हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम भावनाओं और प्यार के बारे में बात कर रहे हैं, वो नफरत और हिंसा के बारे में बात करते हैं। संविधान कहता है कि सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। पीएम मोदी कहते हैं कि अदानी के साथ हर दूसरे भारतीय से अलग व्यवहार किया जाएगा। राहुल प्रियंका ने वायनाड पीड़ितों का मुद्दा उठाया, उनके लिए संसद में आवाज उठाने का भरोसा दिया। कांग्रेस सांसद लगातार मणिपुर का मुद्दा भी उठा रहे हैं, प्रदेश में शांति बहाली की मांग कर रहे हैं और इस बीच एक बार फिर सीएम बीरेंद्र सिंह के इस्तीफे की मांग तूल पकड़ रही है। इस बार ये मांग बीजेपी के ही सहयोगी ने की है, जिस पर मणिपुर की बीजेपी सरकार उल्टे हमलावर नजर आई। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मणिपुर की हिंसा अब सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। मांग उठ रही है प्रदेश में शांति बहाल करने की, लेकिन शांति बहाली की दिशा में सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम अब तक सामने नहीं आया है। हालांकि इस मुद्दे पर बयानबाजी जरूर शुरू हो गई है। विपक्ष पहले से ही सीएम एन बीरेंद्र सिंह के इस्तीफे की मांग कर रहा है। इस बार ये मांग एमएनएफ ने की, जिस पर मणिपुर सरकार ने एमएनएफ को देशद्रोही और म्यांमार समर्थक तक बता दिया। बीरेंद्र सरकार ने कहा कि एमएनएफ सरकार घुसपैठ, अवैध हथियारों और ड्रग्स की तस्करी रोकने में विफल रही। बता दें कि एमएनएफ मिजोरम में बीजेपी की सहयोगी है, लेकिन मणिपुर के मुद्दों पर दोनों पार्टियों में मतभेद दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही सरकार ने मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहावमा पर भी तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि लाल दुहावमा को एक अच्छा पड़ोसी और बेहतर राजनेता बनने की कोशिश करनी चाहिए। मणिपुर की बीजेपी सरकार ने आरोप लगाया कि लाल दुहावमा अपनी टिप्पणियों के जरिए नफरत और विभाजन की भावना भड़का रहे हैं, जो राज्य के सामाजिक और राजनीतिक माहौल के लिए नुकसानदेह है। दरअसल हाल ही में लाल दुहावमा ने बीरेंद्र सिंह पर निशाना साधते हुए कहा था, एन बीरेंद्र सिंह राज्य, उसके लोगों और बीजेपी के लिए बोझ बन गए हैं। उनके प्रशासन की तुलना में राष्ट्रपति शासन भी बेहतर रहेगा। उनकी इस टिप्पणी ने मणिपुर की बीजेपी सरकार को बड़ा झटका दिया है और दोनों सरकारों में विवाद और बढ़ा दिया है। और इस तरह के बयानों से बीरेंद्र सिंह के इस्तीफे पर भी दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आखिर क्यों बीजेपी उनकी कुर्सी बचाना चाहती है। बहरहाल अब ये कुर्सी बचेगी या छिन जाएगी, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। मणिपुर से लेकर संभल तक ऐसे कई बड़े मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी सरकार सड़क से लेकर संसद तक बुरी तरह से घिर गई है। आरोप पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ पर भी लग रहे हैं और इस बीच समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को संभल जाने से रोकने पर बवाल मच गया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भड़क उठे और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा दिए। तो कैसे संभल मामले में गरमाई सियासत, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। यूपी के संभल हिंसा मामले में सियासत गरमाई हुई है। संभल में जारी हिंसा के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बड़ा बयान दिया।
इस हिंसा के लिए AIMPLB ने पूर्व CJI DY चंद्रचूड़ के फैसलों को जिम्मेदार ठहराया। समाजवादी पार्टी के नेता जिया उर रहमान बर्क और मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा कि चंद्रचूड़ का फैसला गलत था। इससे और सर्वे की याचिकाओं का रास्ता खुल गया है। सपा सांसद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इन विवादों पर संज्ञान लेना चाहिए और इस तरह के सर्वे रोकने के लिए आदेश देना चाहिए। दोनों का ही कहना है कि 2023 में चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने ज्ञानवापी मामले में सर्वे की याचिका को मंजूरी देकर विवाद को हवा दी थी। वहीं इस बीच सपा के 15 नेताओं का डेलीगेशन संभल हिंसा के पीड़ित परिवारों से मिलने जाने वाला था, लेकिन उन्हें डीएम ने फोन कर संभल जाने से रोक दिया, जिसके बाद से हलचल तेज हो गई। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे सपा प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने वाले थे, लेकिन उनके घर के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। सपा डेलीगेशन को रोके जाने पर सपा मुखिया अखिलेश यादव भड़क गए। अखिलेश ने कहा कि प्रतिबंध लगाना भाजपा सरकार के शासन, प्रशासन और सरकारी प्रबंधन की नाकामी है। ऐसा प्रतिबंध अगर सरकार उन पर पहले ही लगा देती, जिन्होंने टकराव करवाने का सपना देखा और उन्मादी नारे लगवाए, तो संभल में सौहार्द शांति का वातावरण नहीं बिगड़ता। बीजेपी हार चुकी है। वहीं सपा नेता माता प्रसाद पांडे ने कहा कि ये सरकार जानबूझकर अपने कामों पर पर्दा डालने के लिए हमें रोक रही है। संभल मामले में बीजेपी के साथ ही पूर्व CJI DY चंद्रचूड़ भी आरोपों से घिर गए हैं, तो सवाल अदानी को लेकर भी उठ रहे हैं। अदानी के मुद्दे पर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है और अब शिवसेना UBT सांसद संजय राउत ने इसे लेकर सीधे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से सवाल कर दिया है। इस बीच अदानी पर अमेरिका में लगे आरोपों को लेकर विदेश मंत्रालय का भी बयान सामने आया है, जिसे लेकर चर्चाएं काफी तेज हैं। अदानी का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है और विपक्ष केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर हो गया है। विपक्ष पूछ रहा है कि आखिर अदानी मोदी सरकार के लगते क्या हैं? यानी सरकार फिर घिरती दिख रही है। एक तरफ शिवसेना UBT सांसद संजय राउत ने अदानी को लेकर सवाल किया, तो वहीं राहुल गांधी ने भी सरकार पर निशाना साधा है। संजय राउत ने कहा कि अदानी का मुद्दा बेहद गंभीर है, लेकिन हमें इन मुद्दों को उठाने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। हम जब विपक्ष के नेता के साथ खड़े होकर सवाल पूछते हैं तो मात्र 2 सेकंड में लोकसभा और राज्यसभा को स्थगित कर दिया जाता है। आखिर सरकार संसद में चर्चा से क्यों डरती है? राउत ने मोदी और शाह से सवाल किया कि अदानी के मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती? कौन लगता है अदानी आपका? क्या उनके बारे में कोई बात नहीं कर सकता? वहीं वायनाड पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अदानी पर अमेरिका में अभियोग लगाया गया है या उन्हें अमेरिका में अपराधी कहा गया है। दरअसल अदानी पर अमेरिका में धोखाधड़ी के आरोप लगे और अब इस मामले में विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कर दिया कि भारत सरकार वर्तमान में किसी भी तरह इस मामले का हिस्सा नहीं है। हम इसे कानूनी मामले की तरह देखते हैं, जिसमें निजी कंपनियां, व्यक्ति एवं अमेरिकी न्याय विभाग शामिल है। भारत सरकार को इस मामले की अग्रिम सूचना नहीं दी गई थी। इस पर हमारी अमेरिकी सरकार के साथ कोई बातचीत नहीं हुई थी। यानी कि अब केंद्र सरकार के साथ अब विदेश मंत्रालय भी इस मामले से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहा है। यानी विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि हिंदुस्तान की तरफ से अदानी पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ऐसे में मोदी सरकार के रवैये पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं इस वक्त फिंगल तूफान को लेकर भी चिंता बनी हुई है। हिंदुस्तान के दक्षिणी तट पर इसकी दस्तक को लेकर हर तरफ हड़कंप मचा हुआ है। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। देखिए ये रिपोर्ट। बंगाल की खाड़ी से उठा भीषण तूफान फिंगल भारत के दक्षिणी तट पर दस्तक दे रहा है। तटीय क्षेत्रों में इसका असर भी दिखने लगा है। तमिलनाडु से लेकर पुडुचेरी में भारी बारिश हो रही है, जिससे ट्रैफिक की आवाजाही पर असर पड़ा और सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो गया। साइक्लोन फिंगल के लैंडफॉल के वक्त हवा की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। इसके मद्देनजर मौसम विभाग ने तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई हिस्सों में रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस दौरान समुद्र में ऊंची लहरें उठेंगी। ऐसे में पुडुचेरी सरकार ने राज्य के कई हिस्सों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए और सार्वजनिक सेवाओं को भी रोक दिया गया। तेज हवाओं के चलते चेन्नई और वेलाचेरी के बीच चलने वाली लोकल ट्रेन सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है। वहीं चेन्नई एयरपोर्ट को भी बंद किया गया। IMD के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि फिंगल की वजह से लैंडस्लाइड का खतरा है, जिससे तेज हवाएं चलेंगी और छोटे पेड़ों को उखाड़ सकती हैं और घरों, टेलीफोन लाइनों और बिजली लाइनों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। और अब बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ग्रहण का कार्यक्रम 5 दिसंबर को होना तय पाया है। ये बिल्कुल उसी तरह से हो गया जैसे कि पूरी की पूरी बारात सज गई है, पंडाल सज गया है, लेकिन दूल्हे के कहीं पर भी पते नहीं है। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि वो महाराष्ट्र छोड़कर नहीं जाएंगे, बिल्कुल उस तरह से जैसे कि शिवराज सिंह चले गए हैं। तो इसके लिए एक आइडिया तो ये हो ही सकता है कि उनको महाराष्ट्र का राज्यपाल बना दिया जाए। आइडिया कैसा है? आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।